स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने पहले अधिकार जो है समता का अधिकार उसको पढ़ लिया है, दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार उसको पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने जाना कि स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की उसमें बात किया गया है। तो उसमें से हम लोगों ने 19, 20, 21 को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22 को। आर्टिकल 22 जो है वो व्यवहारिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। ये ऐसा अधिकार है कि हर व्यक्ति को इसको जानना ही चाहिए, क्योंकि अमूमन इसका प्रयोग बराबर आपको जीवन में आ सकता है। कहीं भी आपको गिरफ्तारी की इसमें बात की गई है तो आपको जीवन में कभी भी पुलिस से आमना सामना हो ही सकता है, या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी कारणवश, यदि आप कोई कार्य ऐसा कर देते हैं। अमूमन सबके जीवन में लगभग ये प्रक्रिया होती ही रहती है गिरफ्तारी वगैरह की। तो आज इसको हम लोग जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इसका आर्टिकल जो है बस इतना ही पूछेगा आपसे कि छोटी परीक्षाओं में जैसे लेखपाल वगैरह का परीक्षा है तो उसमें बस यही पूछेगा कि आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है। तो आप बस इतना भी समझ लेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। तो इतना उसमें दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसमें बहुत ज़्यादा पूछेगा तो एक आध चीज़ और पूछेगा तो उसको मैं बता ही दूंगा। लेकिन इसको अवेयरनेस के लिए, आपको अपनी जानकारी के लिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसा मूल अधिकार है कि अमूमन हमेशा आपको प्रयोग में आएगा ही आएगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखते हैं कि आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी की बात करता है, उससे संरक्षण प्रदान करता है आपको। तो गिरफ्तारी पहले जान लेते हैं क्या होता है। गिरफ्तारी क्या होता है, तो गिरफ्तारी में पुलिस क्या करती है, एक पुलिस के एवज से हटा दीजिए आप। गिरफ्तारी मतलब आप किसी को कहीं पे अपने अंदर चारों तरफ से रोक के रखें, अपने कब्जे में उनको रखें, अपने वाणी के द्वारा धमकी दे के या उनको पकड़ के टच करके कैसे भी उनको अपने कब्जे में रखें, उनको उनकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उससे उनको वंचित करें आप। तो यही होता है गिरफ्तारी। आर्टिकल 21 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो आर्टिकल 21 में हम लोगों ने पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो दैहिक स्वतंत्रता है वो उसका पाठ ही है ये भी। आर्टिकल 21 और 22 को दोनों को साथ में ही पढ़ना है हम लोगों को। तो देखते हैं कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। गिरफ्तारी होगी तो जो आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, घूमने का फिरने का, सब आप पे बाधा लग जाती है, आपको जाने से रोक दिया जाएगा। तो पुलिस द्वारा ये गिरफ्तारी की जाती है। तो गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, एक होता है दंडात्मक गिरफ्तारी, एक होता है निवारक निरोध। तो आज पहले दंडात्मक गिरफ्तारी को समझेंगे, फिर उसके बाद निवारक निरोध को समझेंगे। दंडात्मक क्या होता है गिरफ्तारी, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। आर्टिकल 22 में 7 क्लास दिया गया है। 7 क्लास में दंडात्मक गिरफ्तारी के बारे में 22(1) और 2 में दिया गया है, और 22(3) से लेके 22(7) में वो निवारक निरोध के बारे में बताया गया है। तो दंडात्मक गिरफ्तारी क्या होता है, दंडात्मक गिरफ्तारी यानी कि आपको दंड देने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, किसी साधारण विधि के अधीन आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई क्राइम कर लेते हैं या अपराध कारित कर देते हैं जो स्टेट के द्वारा अपराध घोषित है, यानी कोई विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप कोई ऐसा कार्य करते हैं वो अपराध है। जैसे आईपीसी हो गया, भारत की जो दंड संहिता है, वो उसमें अपराध को बताया गया है कि कौन क्या करेंगे तो कौन कौन अपराध कौन सा होगा। ठीक, तो आप कोई अपराध करते हैं दंड संहिता के हिसाब से, वो पहले से ही कानून बना हुआ है। ठीक, अब जब आप उसको क्राइम कर लेते हैं अपराध, तो उसी में उसको दंड का प्रावधान भी दिया गया है। कहा गया है कि आप ये वाला क्राइम करेंगे, ये वाला अपराध करेंगे तो आपको 2 साल 3 साल की सज़ा दी जाएगी। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति क्राइम कर लेता है तो उसको दंड दिलाने के लिए पुलिस का काम होता है कि उसको दंड दिलाए, इसलिए उसको गिरफ्तार करता है। आप कोई अपराध करते हैं तो व्यक्ति के साथ साथ स्टेट के विरुद्ध भी अपराध करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। स्टेट के यानी कि
राज्य सरकार है वो चाहती है कि हमारे राज्य में या देश में शांति स्थापित रहे, उसके लिए उसने नियम कानून बना रखा है। और उसकी जब आप अवहेलना करते हैं, अपराध करते हैं, तो आप यानी कि स्टेट का विरोध कर रहे हैं। स्टेट यानी कि राज्य, या मैं आर्टिकल 12 में आप लोग को बता दिया हूँ स्टेट में कौन कौन शामिल है, ठीक। तो आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे क्या होगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। क्यों करेगी? तो दंड दिलाने के लिए। क्यों दंड दिलाने के लिए? तो आपने अपराध किया है। तो आर्टिकल 22 1 और 2 में यही बात की गई है कि दंडात्मक यानी दंड दिलाने के लिए गिरफ्तारी किया जाएगा। तो आपको जब दंड देने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको आर्टिकल 22 में कुछ अधिकार दिया गया है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। जो पूरी प्रोसीजर है उसके लिए तो CRPC एक अधिनियम है वो बनी हुई है, और उसी में सारी प्रक्रिया दी गई है। काफ़ी विस्तृत इसकी प्रक्रिया है, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है। जो संविधान में दिया गया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो दंडात्मक गिरफ्तारी यानी कोई आपको दंड देने के लिए गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको आपका अधिकार जो है, मूल अधिकार है, वो आपको कारण बताएगा। कारण जानने का अधिकार, ठीक। कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो आपको उसका कारण जानने का अधिकार रहेगा कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, शीघ्र शीघ्र, यानी जितना जल्दी जानना चाहें। लगभग आप समझ लीजिए कि आपको गिरफ्तार करके ले ही जा रहे हैं, तभी भी जान लेंगे, आपको जानने का अधिकार है, वो आपको बताएगा, ठीक। दूसरा क्या है, क्योंकि जब तक आप अपना कारण नहीं जानेंगे तो आप उसके बारे में अच्छा तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकते। अब आपको पकड़ के लेके चला गया, नहीं आपको गिरफ्तार कर रहे हैं बिना कुछ बताए, तो ये तो न्याय के खिलाफ हो जाएगा ना। जब आप लोग जानेंगे कि नहीं हमने ये अपराध किया है और इसमें दंड देने के लिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, तब हम अपना बचाव के लिए अच्छा तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं किया है। तो इसलिए कारण जानने का अधिकार उसको होता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श और अपना बचाव करने का अधिकार है आपको। क्या है, अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श लेने का और बचाव करने का। जब कारण जान गए हैं आप, तो पुलिस आपको पकड़ के ले गई है, तो वहाँ पे आपको क्या अधिकार दिया गया है कि आप अपने अधिवक्ता से संविधान का या कोई विधि का या अच्छे ढंग से जानकारी कौन रखता है, तो एक अधिवक्ता ही रखता है। और जो विधि की पेचीदापन है वो आम नागरिक नहीं समझ सकता। आपको बता दिया जाए कि जो विधि की अनभिज्ञता होती है वो माफ़ी योग्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विधि की अनभिज्ञता माफ़ी योग्य नहीं होती है। आप अपना बचाव ये कह के नहीं कर सकते कि हमें विधि पता ही नहीं था। ऐसा भी विधि है क्या कि यहाँ पे चोरी कर दिए और ये अपराध है क्या, ये हमको पता ही नहीं था, हम कुछ भी काम कर दे कहे ये हमको पता ही नहीं था। तो ऐसा चीज़ नहीं है। कहा गया है कि आप जिस दिन से विधि कोई बन गई तो भारत का हर एक नागरिक उसको जान ले, ये ऐसा दिया गया है। लेकिन उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि आप अपना बचाव के लिए अपना वकील रख सकते हैं। आम लोग तो जानते नहीं है, जो भाई विधि की पढ़ाई पढ़ेगा और वो आगे जाके उसमें अपना व्यवसाय करेगा तो वो उसी का व्यवसाय करता है, परामर्श का। तो आप उससे अपना बचाव के लिए या परामर्श ले सकते हैं और उसके द्वारा बचाव करवा सकते हैं अपना। वो जो पेचीदापन है उससे आपको लाभ मिलेगा। आर्टिकल 20 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए, अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आत्माभिशंसन, ठीक। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आप भले ही कितनों क्राइम कर लिए आप जानते हैं, लेकिन आपको यह अधिकार है कि आप आखिरी समय तक अपना बचाव कर सकते हैं। आपको ये करने का कहा जाएगा कि आप तुम एक्सेप्ट ही करो, आप अंत तक एक्सेप्ट नहीं करने का अधिकार आपको दिया गया है। तीसरा क्या है, तो 24 घंटे के अंदर
मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाएगा। जब आपको जिस समय से गिरफ्तार किया जाता है उस समय से 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के जो नज़दीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष आपको पेश किया जाएगा कि वो आपकी पूरी प्रक्रिया को जान सके और ज़मानत देना हो तो ज़मानत दे सके या ना देना, वो सब बात की चीज़ें है। लेकिन आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है कि यात्रा का समय निकाल दिया जाएगा। जैसे कहीं बहुत दूरी से गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से आने में 2 दिन 3 दिन लग गया, तो आपको वो यात्रा का समय निकाल के जब गिरफ्तार किया गया है तो उससे 24 घंटे के अंदर लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कहीं आपको गिरफ्तार किया गया है तो 2 दिन आने में लग गया, तो उसमें क्या किया जाएगा आपको कि जब गिरफ्तार किया है तो 2 + 1 3 दिन में आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर के अंदर गिरफ्तार किए और कह दिए कि हम पहुँचने में, वो जो समय होगा यात्रा का समय वो युक्त रूप से होना चाहिए, यानी तार्किक होना चाहिए कि नहीं, हाँ फील हो कि इतना समय लगभग लग सकता है। ठीक, और फिर क्या होगा, 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना आपको नहीं रखा जा सकता। क्या समझे आप कि 24 घंटा तक आपको पुलिस गिरफ्तार करके रख सकती है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करेगी, और उसके बाद यदि आपको हिरासत में रखना है तो मजिस्ट्रेट का आदेश लेके ही रखेगी। यानी कि जब 24 घंटे पुलिस अभिरक्षा होगा उसके बाद आपका न्यायिक हिरासत हो जाता है। 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं ठीक है आप रखिए, और रखने का क्या आधार होता है, रखने का आधार ये होता है कि ये बंदा जाएगा जिस पे आरोप लगा है या जिस पे शंका है वो जाएगा और क्या करेगा, जो साक्ष्य है उसके विरुद्ध उसको वो मिटा सकता है, तो इसलिए उसको अभिरक्षा में रखा जाता है। या कोई उसका गवाह है उसको प्रभावित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या कोई और जाके अपराध कर सकता है एक अपराध बचाने के लिए, तो इसलिए उसको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। ठीक, इसके अपवाद हैं कुछ, ये अपवाद 2 ठे अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है, तो विदेशी शत्रु को इसका संरक्षण नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, जैसे आतंकवादी वगैरह हैं, विदेशी हैं, तो इसका संरक्षण उसे नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग प्रोसीजर रहेगा। फिर दूसरा है निवारक निरोध। दूसरा निवारक निरोध के अधीन आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो भी ये चीज़ें नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तब निवारक निरोध हम लोग समझ सकते हैं। ये अपवाद ही इसमें एक प्रकार भी दिया गया है, ये अपवाद यहाँ दिया गया है, उसके बाद 3 4 5 6 7 में ये सब चीज़ें दे दिया गया है। तो देखते हैं निवारक निरोध क्या होता है। एक दंडात्मक गिरफ्तारी को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं निवारक निरोध क्या होता है। हाँ, कुछ और अधिकार को आपको जान लेना चाहिए। जैसे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का इसमें गाइडलाइन आया है कि आपको किसी मित्र को, जो आप अपनी इच्छा के व्यक्ति है कोई जिसको आप चाहते हैं, उसको आप सूचना दिलवाने का आपको अधिकार है। क्या है कि आपको गिरफ्तार किया गया है, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको ये अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सीआरपीसी में दिया गया है। तो सीआरपीसी के उस चीज़ को बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये व्यक्ति का मूल अधिकार है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार किसी मित्र को या संबंधी को, माता को, पिता को, कोई अधिवक्ता को, जिसको आप कहें, आपकी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि इन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और ये चीज़ पुलिस का कर्तव्य है कि आपको ये चीज़ बताए कि आपका ये अधिकार है कि आप किसी को यदि बताना चाहते हैं तो आप बताइए, हम आपके अनुसार उनको ये सूचना दे देंगे। ठीक, इतनी चीज़ें इसमें दिया गया है। और भी सुप्रीम कोर्ट ने
कहा है चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप से इतनी चीज़ें आप समझे रहिए। बाकी तो आप पकड़े जाएंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, काफ़ी प्रोसीजर रहता है उसमें, तो वो सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना तो एक तरह से बेसिकली चीज़ पे आप जानते रहिए, ठीक। तो आगे आते हैं निवारक निरोध को। निवारक निरोध में क्या है? निवारक निरोध से तात्पर्य होता है कि जब आप कोई अपराध करने वाले हैं और इसका आधार जो है, पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं ये अपराध करेंगे, उसको युक्त आधार मिल जाता है कि नहीं ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है। जब आज़ादी के बाद से ही देश में इस प्रकार से कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, विपक्ष द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन वो भी सरकार में आती है तो वो भी कानून बनाती रहती है समय समय से। तो इसके अधीन आपको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि क्या होगा कि कई व्यक्ति संलिप्त हैं, कई व्यक्ति कहीं संलिप्त हैं, उसमें से पुलिस को शंका हो जाती है कि यहाँ आतंकवादी हैं, बम विस्फोट करने वाले हैं, चाहे कुछ करने वाले हैं, तो उनको वो गिरफ्तार एक को करेगी, फिर दूसरे को करेगी। अभी वो अपराध नहीं किए हैं, वो अभी दिमाग में ही सोच रखे हैं। दिमाग में सोचना अपराध तो है नहीं, लेकिन दिमाग में उन लोगों ने सोच रखा है कि ये अपराध हम लोग करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत तो उनको गिरफ्तार करता है, एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को फिर उसी के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, तीसरे को। तो ये निवारक निरोध विधि इसी के लिए बनाई गई है कि वो अपराध होने के लिए, बड़े बड़े स्तर का अपराध, बम विस्फोट वगैरह आप देखते ही होंगे, तो कितनी अपराधे में गिरफ्तार करके पुलिस केस साफ कर देती है और आमजन को पता ही नहीं चलता है। तो इसी कानून के तहत वो कर सकता है। अब वो यदि ये चीज़ न शामिल किया जाए तो क्या होगा, कहेगा कि भाई हमने तो कोई अपराध किया नहीं, अब तब क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो इसके अधीन आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? आप कोई अपराध न करें, उससे निवारित करने के लिए आपको। इसका कुछ प्रोसीजर है, जैसे कि आपको एक सलाहकार बोर्ड होता गा, कोई विधि बनाई गई है, मान लीजिए निवारक निरोध विधि, जैसे NSA हो गया, आतंकवाद निरोध अधिनियम हो गया, ये सब चीज़ें इसी के संबंध में कानून बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि कोई ऐसा विधि बनाया गया है जिसमें से 2 महीने से अधिक आपको रखने का प्रावधानित किया गया है। तो 2 महीने से किसी भी विधि के अंतर्गत, भले ही उस विधि में 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना दिया गया है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन इतना देर तक रख सकते हैं, ठीक, विधि के अंतर्गत दे दिया है। लेकिन ऐसा वो विधि तभी लागू होगा जब एक सलाहकार बोर्ड द्वारा उसकी अनुशंसा की जाएगी, भाई तर्क जानेगी कि नहीं क्या जिसको गिरफ्तार किया गया है वास्तव में ऐसा उसको गिरफ्तार करने का कारण है कि झूठे ही गिरफ्तार करके रख दिया गया है। तो वो सलाहकार बोर्ड एक गठन होगा और वो जांच करेगी। सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? सलाहकार बोर्ड में उस राज्य का, जिस राज्य से संबंधित होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। वो क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा उस सलाहकार बोर्ड का। और गठन कौन करेगा पूरी सलाहकार बोर्ड की? तो उस राज्य का, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्य क्या होंगे? या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के ही लेकिन होंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, या वर्तमान में भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें उसमें दिया गया है। तो ये जब सलाह देगा कि नहीं व्यक्ति को 2 महीने से अधिक रखा जाना चाहिए, ऐसा कारण है, तभी आपको 2 महीने से अधिक तक रखा जा सकता है। दूसरा आपका क्या है? कारण जानने का अधिकार। और तीसरा अभ्यावेदन करने का अधिकार। अब देखिए, आपको जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो कारण और आधार आपको बताया जाएगा
कि आपको किस कारण वजह से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कोई नहीं कर सकता कि आपको गिरफ्तार करके और कह दे कि नहीं आप जो है गिरफ्तार अपराध करने वाले हैं, और हमको ये ना बताए कि किस कारण से, किस बिनाम पे हम अपराध करने वाले हैं। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि हम अपराध करने वाले हैं। तो ये कारण जानने का अधिकार उसको रहता है और उसके आधार को जानने का अधिकार रहता है, क्योंकि तभी तो वो अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसको अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भी अधिकार होता है। क्या होता है कि जो कारण पे उसको निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो वो अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कोर्ट में कि नहीं, हमारी जो गिरफ्तारी वो अवैध है, मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूँ। आप इस आधार पे वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप आधार कुछ जानते रहेंगे, तर्क जानते रहेंगे तभी तो करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आपको ये भी अधिकार दिया गया है कि पूरी की पूरी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि आप बता दिया जाएगा आपको तो वो चीज़ आप गोपनीयता को उनकी भंग कर सकते हैं। जैसे आप कोई अपराध करने वाले हैं, कई लोग संलिप्त हैं उसमें, 10 लोग, 8 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितना भी हैं, तो हम पकड़े गए, एक व्यक्ति उसमें से पकड़ा जाता है, तो बाकी अन्य लोगों को पकड़ने के लिए कुछ चीज़ों की गोपनीयता बनानी रखनी आवश्यक होती है। तो कुछ आधार को छिपाया जा सकता है, गोपनीय रखा जा सकता है, तो वो तो बात की बात होती है। लगभग आप लोग इतना समझ लीजिए। तो इतना चीज़ें दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है, एक दंड दिलवाने के लिए, और दूसरा क्या होता है, दंड अपराध करने से पहले की गिरफ्तारी, ठीक, अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी, तो वो होता है निवारक निरोध। ठीक, इतनी चीज़ें इसमें आर्टिकल 22 में दी गई हैं। तो इस चीज़ को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आप लोग जानते रहिए, व्यवहारिक जीवन में काफ़ी काम आएगा। और इतनी चीज़ आप पुलिस से अधिकार के रूप में ले सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं रहती है। आप उसकी मांग कर सकते हैं, आप अपने अधिवक्ता से भी परामर्श ले सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद।